वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, उससे पहले आप लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसके अलावा और कौन से बॉन्ड होते हैं। देखो, यहाँ पर मेनली दो तरीके के बॉन्ड की बात की जाती है। एक तो की जाती है आयोनिक बॉन्ड की, और एक की जाती है वांडरवाल्स। ठीक है ना, वांडरवाल्स बॉन्ड की बात की जाती है। अब देखो, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो हमेशा होते हैं किसमें? मेटल्स में। किसमें? मेटल और नॉन मेटल, है ना, इन सब में होते हैं आयनिक बॉन्ड। वहीं अगर हम वांडरवाल की बात करें तो वो किस में होता है? कार्बनिक में। कार्बनिक कंपोनेंट में होते हैं। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? CaCl2। यहाँ पर Ca+2 और Cl माइनस मिलकर बना रहे हैं, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है क्योंकि आयन बन रहे हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है मीथेन। मीथेन है CH4। यहाँ पर क्या कुछ प्लस माइनस बन रहा है? नहीं, ये है कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक कंपाउंड में क्या होता है? वांडरवाल बल, ना कि आयनिक बल। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है सोडियम क्लोराइड, NaCl। यहाँ पर क्या है? Na+ और Cl माइनस। यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मीथेन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हो, देखिए कोई भी चीज है, आपके ऑप्शन है अभिप्रेरण, अवकरण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन त्यागना। मान लीजिए कोई यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, सोडियम का 11 होता है, इसके 2, 8 और संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 1। अब ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने। त्यागने के बाद क्या बना? Na+। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से बाहर। अब Na+ बना, प्लस बनने का मतलब है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या थी या संयोजकता थी, संयोजकता, संयोजकता में क्या हुआ? बढ़ गई। कैसे हुई? बढ़ गई। पहले कितनी थी? पहले थी 0 और अब कितनी हो गई? +1। तो बढ़ गई। बढ़ गई मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण। अगर घट जाती तो अपचयन होता, लेकिन अगर बढ़ गई है इसका मतलब है ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागा मतलब संयोजकता बढ़ी, इसलिए ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। वहां सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया था। और ये इलेक्ट्रॉन लिया किसने था? ये इलेक्ट्रॉन लिया था क्लोरीन ने, है ना। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जिससे इस पर आ गया माइनस। अब अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता 0 से +1 हुई है, और यहाँ पर संयोजकता 0 से -1 हुई। यहाँ पर बढ़ी है और यहाँ पर घटी है। तो इलेक्ट्रॉन लेने पर घटी है, मतलब कि जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, सॉरी, व्यक्ति नहीं, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसका क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपचयन या अवकरण। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है जो, और एक जब उसने त्यागा है तो किसी ना किसी ने तो लिया होगा, तो एक होता है ग्रहण किया। जो त्याग रहा है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसका हुआ है ऑक्सीकरण, लेकिन ये है क्या? ये है अपचायक। ऐसा बोला जाता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसका क्या हुआ है? उसका हुआ है अपचयन। लेकिन जो ले रहा है उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। ठीक है ना, ऐसा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या। ये पिछले लेक्चर में कम से कम 10 बार डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, पोलोनियम का सूत्र क्या होता है या प्रतीक क्या होता है? PO। इसके समस्थानिक कितने होते हैं? 27। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और दूसरी चीज की किसकी खोज की थी? रेडियम की। ये भी रेडियो सक्रिय है। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर नियंत्रित करने के लिए, रक्त कैंसर मतलब ब्लड कैंसर की यहाँ पर बात हो रही है, ब्लड कैंसर की बात हो रही है, को नियंत्रित करने के लिए रेडियो आइसोटोप कौन सा है? आइसोटोप, आइसोटोप मतलब समस्थानिक।
समस्थानिक मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है ना, क्या समान हो, परमाणु क्रमांक समान, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप। अब देखिए कौन सा होता है यूज, कोबाल्ट 60, रेडियम 24, आयोडीन 131, ये सभी, इसकी बात करो तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्या है, ये भी किया जाता है। लेकिन अगर हमें देखना हो रक्त कैंसर की, तो रक्त कैंसर में हम किस चीज का उपयोग करेंगे, कोबाल्ट 60 का। बाकी इन तीनों का उपयोग किस में किया जाता है, एक औषधि के रूप में, मतलब ट्रीटमेंट में इन तीनों का उपयोग करते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसका उपयोग एक औषधि के तौर पर किया जाता है, तो इन तीनों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, बताइए सही आंसर क्या है इसका, 156 का ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागा सोडियम ने, तो क्या हुआ, Na+ मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया कौन सी होती है, हाइड्रोजन जब जलता है, देखो किसी भी प्रकार का जब दहन होता है ना, तो दहन अपने आप में कैसी होती है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ये चीज आपको याद रखनी है, किसी भी चीज का दहन हो तो क्या होगी, ऑक्सीकरण प्रक्रिया ही होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन, अवकरण है क्या, नहीं, हाइड्रोजनीकरण बिल्कुल नहीं, अभिप्रेरण नहीं, सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि दहन हो रहा है, जलना मतलब दहन, तो दहन जब भी होता है तो उसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, बताइए। जस्तीकरण का नहीं, जस्तीकरण से तो हम जंग लगने को बचाते हैं, बहुलकीकरण नहीं, विभिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं, इसे बोलते हैं बहुलकीकरण। जैसे आपने देखा हो पॉलीथीन है, पॉलीथीन किस चीज से मिलकर बना होता है, इथिलीन से, मतलब C2H5, C2H4, ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे जस्तीकरण मतलब जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, अभिप्रेरण नहीं, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, लोहे पर जंग लगना। और इससे क्या होता है, जंग दो कंडीशन में लगती है, एक तो नमी हो और वायु हो, दोनों होनी चाहिए तभी जंग लगेगा, अगर एक भी नहीं है तो जंग नहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या है, बताओ किससे शुरू करोगे आप, उत्प्रेरक से, प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा, आप किससे शुरू करोगे बताइए, प्रकाश द्वारा, प्रकाश ऑक्सीकरण है ना, तो प्रकाश द्वारा शुरू होगी, ना कि ऊष्मा द्वारा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है, प्रकाश ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू होती है, सनलाइट से, सनलाइट से शुरू होती है, तो प्रकाश द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, जलकर जो ऊष्मा दे, ऊष्मा मतलब, ऊष्मा मतलब क्या हो गया, एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एनर्जी, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी कौन देता है, ईंधन, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, प्राकृतिक गैस में क्या होगा, प्राकृतिक गैस आपसे पूछी गई है CNG, और एक तरफ होती है LPG, आपने सुनी होगी, घरेलू गैस है ये, और ये है प्राकृतिक गैस, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम घरेलू गैस की बात करें तो इसमें मेनली क्या होता है, मतलब C4 और C3, प्रोपेन और ब्यूटेन मेनली होता है, ब्यूटेन। वहीं अगर हम CNG की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 में अगर CNG को देखें, तो CNG में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब कि मेनली मीथेन उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, गोबर गैस, ये सब बायोगैस हैं, कैसे हैं, बायोगैस है, बायोगैस में मेनली क्या होगा, बायोगैस में मेनली क्या होता है, मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन, या इनमें से देखो, होने को तो सभी होती हैं, लेकिन सही आंसर हमको चुनना है, तो क्या होगा, मीथेन, बायोगैस में मेनली मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार, एक तरफ जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो आपको रेंडमली अम्ल और क्षार ले लेना है, आपके ऑप्शन है लवण, ईस्टर, अल्कोहल, या अम्ल। देखिए एक आप अम्ल ले लो HCl, और एक आप क्षार ले लो NaOH, ठीक है, आपने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अब इसका प्लस और इसका माइनस आपस में जुड़ते हैं, तो H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O।
वहीं अगर हम बात करते हैं तो Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। अब ये क्या होता है, ये होता है सॉल्ट या लवण। तो क्या बनता है जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, तो लवण बनता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अमोनियम क्लोराइड, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इस तरह की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके ऑप्शन है उदासीन, रंगीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है। और आपके पास है क्या, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। इसका जलीय विलयन HOH। अब देखिए, अगर अमोनियम क्लोराइड को आप तोड़ोगे तो वो किस में टूटेगा, NH4 पॉजिटिव और Cl माइनस। वहीं अगर आप OH को छोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस में ये टूटता है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा HCl, दूसरा निकलेगा NH4OH। NH4OH और HCl, तो कैसा विलयन हो जाएगा, ये विलयन हो जाएगा कैसा, बताइए आप। सही आंसर है क्षारीय, ठीक है ना, NH4OH, क्योंकि ये तनु HCl है और ये क्षार है। ओके, याद रखना है आपको ये चीज। चलिए, देखो इसकी एक और अच्छी थ्योरी होती है। जो NH4 होता है, देखो ये होता है क्या, दुर्बल। जो NH4 है, NH4 और Cl, जो Cl निकला है ये निकला है HCl, मतलब प्रबल अम्ल से निकला है ये। तो ये जो संयुग्मी क्षार हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हमेशा दुर्बल होता है, ये थ्योरी अलग है। और ये जो NH4 है, ये क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया से एक आयन बन, एक H प्लस मिला तो बन गया NH4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रबल, ठीक है, क्योंकि अमोनिया दुर्बल है, जब इसमें H मिला तो ये बन जाएगा प्रबल। HCl प्रबल है, जब इससे Cl निकला तो ये बन गया दुर्बल। इस वजह से ये क्षारीय प्रकृति ज्यादा दिखाएगा बजाय अम्लीय के। अगला क्वेश्चन होता है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 3.5 टू 4.5, 7.3 टू 7.4, 5.4 से 6.5 और 7.3 से 7.5 है। अब देखो ये दोनों कितने नजदीक हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 7.35 से 7.45। देखो अगर मेनली देखा जाए ना, तो रक्त का जो होता है ना 7.4 होता है, ब्लड का, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। और यूरिन का कितना होता है, हम्म यूरिन का होता है 6.5। वहीं अगर आप मुंह की बात करो, मुंह में लार, लार को अगर आप देखो, HCl गैस्ट्रिस में होता है 1.5, लार में अगर आप देखो तो 5.5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है हमारे मुंह से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। हाइड्रोजन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखिए, एक हाइड्रोजन के खोजकर्ता, ऑक्सीजन के खोजकर्ता, क्लोरीन के खोजकर्ता, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन होंगे, प्रिस्टले, कैंडवेस, यूरे या लेवोइजर, कौन से होंगे, कैवेंडिस होंगे, ठीक है। यूरे ने क्या निकाला था, ड्यूटेरियम। प्रिस्टले ने क्या निकाला था, ऑक्सीजन। लेवोजियन ने क्या निकाला था, ये आपको होमवर्क है, आपको बताना है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व कहा जाए। आवारा का मतलब क्या होता है, आवारा का मतलब होता है जिसकी जगह फिक्स ना हो, जिसकी जगह फिक्स नहीं होती उसे हम बोलते हैं आवारा। फिक्स नहीं मतलब इधर उधर घूमता रहता है, वो उसकी जगह फिक्स नहीं है। अब पूरी आवर्त सारणी में अगर आप देखो तो हाइड्रोजन एक लौती जगह है जिसे आप पहला तो 1A मतलब पहले समूह में भी रख सकते हो, और दूसरा 18 मतलब 18वें समूह में भी रख सकते हो आप इसे, ठीक है ना। ये अधातु और धातु दोनों की तरह की प्रकृति बताता है क्या, हाइड्रोजन। इसलिए हम हाइड्रोजन को आवारा बोलते हैं। वहीं अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ये तो नॉन मेटल में आप रखते हो, नाइट्रोजन नॉन मेटल में रखते हो, कोई दो राह नहीं है। और कार्बन भी नॉन मेटल में रखते हो, किसी तरह की कोई दो राह नहीं। लेकिन हाइड्रोजन को आप चार ही धातुओं में रख देते हो। लेकिन इसके जो रसायन होते हैं वो कई बार अधातुओं की तरह भी व्यवहार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। अधातु नहीं आपसे पूछा है, सल्फर। सल्फर क्या होती है, 16, ये है नॉन मेटल, बिल्कुल है नॉन मेटल। एल्यूमिनियम 13, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, कौन सी नहीं है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम में चमक भी होती है, ठीक है ना, तन्यता भी होती है, आघात वर्धनता भी होती है, आघात वर्ध्यता भी होती है,
इसके अलावा आप अगर देखो तो ये सुचालक भी होते हैं, मतलब धातुओं के सभी गुण होते हैं एल्यूमिनियम में, ठीक है। लेकिन इसे रखा भले ही जाता है पी ब्लॉक में, लेकिन ये होता है धातु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? आपने देखिए नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा। नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होती है जो वायुमंडल से लेते हैं। अब पौधे हैं, पौधों में एक मुख्य रूप से जो रासायनिक कहना चाहिए जो एक पोषक तत्व होता है बढ़ने के लिए, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन, मध्यम और होता है सूक्ष्म। मेन पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी जरूरत पौधों को मुख्य रूप से होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, है ना, ये होते हैं मेन। वहीं आप अगर इनको देखो मध्यम रूप से, तो अगर आप बात करो मध्यम में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि आप पोटेशियम ले लो, ठीक है ना, सोडियम ले लो, इस तरह के आ जाते हैं। सूक्ष्म में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में उनको चाहिए होते हैं, मैग्नीज वगैरह, है ना, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो अब नाइट्रोजन चाहिए उसे, तो नाइट्रोजन जितनी ज्यादा ले उतना अच्छा, लेकिन नाइट्रोजन वो लेगा कैसे? वायुमंडल से डायरेक्ट वो ले नहीं सकता, CO2 लेता है। पर नाइट्रोजन लेने के लिए पौधे उपयोग करते हैं अपने जड़ों का, है ना, जड़ों का उपयोग पौधे करते हैं। और जो मिट्टी होती है, मिट्टी में होती है नाइट्रोजन, किस फॉर्म में होती है? किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यूरिया के फॉर्म में हो सकती है, NH2, CONH2, है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, सॉरी, NO3 NO2 के फॉर्म में ये लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, ना कि नाइट्राइट, याद रखना है। और बाकी कोई भी नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है अक्सर आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक परमाणुवीय गैस है? देखिए, एक परमाणुवीय गैस का मतलब क्या होता है? अगर आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन Cl2 में पाई जाती है, Cl में पाई जाती है क्या? नहीं। हीलियम की अगर आप बात करो केवल He, नाइट्रोजन N2, तो सही क्या होगा, एक परमाणु मतलब हीलियम। ओके, क्योंकि इसमें एक ही परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक की बात हो रही है, मतलब कि जो घोल ले, हर चीज को ये घोल लेता है। कौन हो सकता है? पानी, बेंजीन, एल्कोहल या अम्ल? नहीं, सही सार्वत्रिक विलायक के तौर पर हम पानी को लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? सिर्फ एक तत्व। अगर आप कांच को देखो तो कांच को सोडियम, सिलिकॉन, बोरोन, ये सब चीजें मिलाकर बनाई जाती हैं, लेकिन कांच कैसा हो? यूरिया नहीं है, कांच है मिश्रण, ये चीज भी याद रखनी है ना, क्वेश्चन आता है तो मिश्रण। वहीं अगर आप पानी की बात करो तो पानी H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हीरे की अगर आप बात करो तो केवल कार्बन, और बालू SiO2, ठीक है, ये भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा, जो कि केवल कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है कौन सी होती है? वनस्पति निर्माण में, यहाँ पे वनस्पति का मतलब पेड़ नहीं है, मतलब पेड़ नहीं, वनस्पति मतलब आपसे पूछा गया है वनस्पति घी हो गया, कुल मिला के वसा के निर्माण में होता है। वसा कैसे बनता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब हम